हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे ठोस का वर्गीकरण यानी क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग आते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं तो आणविक बलों के आधार पर यानी बंधन के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। यानी जो बॉन्ड होता, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके आधार पर इसे चार भागों में यानी 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए उन चारों का नाम क्या है, एक बार आप मेरे साथ बोलते जाएंगे। एक पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। अब इंग्लिश में देखते हैं, इसको बोलेंगे आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड, दूसरा होता है हमारा क्या मेटालिक सॉलिड, और तीसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड, और चौथा यानी 4 होता है मोलिकुलर सॉलिड। ये आपके क्रिस्टलीय ठोस चार भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक, आणविक ठोस, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग बात करें। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ बॉन्ड के बारे में, बेसिक बात हम आपको बताते हैं। बॉन्ड मतलब होता है आबंध या बंधन। ये बंधन जो है, ये बंधन हम आपको अभी 3 प्रकार का बंधन आपको बताने वाले हैं। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन। यानी पहला हम आपको बताने वाले हैं आयनिक बंधन के बारे में, दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं सहसंयोजक बंधन के बारे में, और तीसरा जो बंधन होता है उप सहसंयोजक बंधन। ध्यान से सुनिएगा, उप सहसंयोजक बंधन। आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीनों एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देते हैं विवाह का। किसका एग्जाम्पल? विवाह का एग्जाम्पल देते हैं। विवाह, ध्यान से सुनोगे, विवाह क्या होता है? आप लोग तो जानते हैं शादी को ही हम लोग विवाह कहते हैं, और 2 आत्माओं का मिलन होता है, यानी 2 है ना अपोज। ऐसा एक बात बताओ, ऐसा होता है लड़का में शादी हो जाता है या लड़की में शादी होता है? तो पहला चीज तो आप सीख गए कि सर जी सेम समान के बीच शादी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन होगा, लाखों करोड़ों में एक हो सकता है ऐसा। तो शादी विवाह जब भी होता है, एक गर्ल्स होता है, दूसरा बॉयज होता है। बोलिए हाँ या ना। गर्ल्स और बॉयज के बीच में विवाह होता है, और यहाँ पर ट्रांसफर होता है यानी स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? गर्ल्स का। यानी गर्ल्स जो है, लड़की जो अपने मायके छोड़ के, मायके मतलब समझते हैं ना, अपना जो उसका नैहर होता है वो छोड़ के ससुराल जाती है। यानी यहाँ पर गर्ल्स का ट्रांसफर हुआ। किसका ट्रांसफर हुआ? तो गर्ल्स का ट्रांसफर हुआ। तो आयनिक बंधन कब बनेगा? तो जब 2 परमाणु है, यहाँ गर्ल्स है बॉयज है, 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु के बीच स्थानांतरण हुआ ना किसका? गर्ल्स का। गर्ल्स माने इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बंधन तब बनता है जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और दोनों अलग अलग होगा। एक होगा धातु, एक होगा अधातु। धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंधन बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, यानी दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है। तो याद रखना, विवाह मतलब आयनिक बंधन। समझ रहे? दूसरा बात आप याद रखोगे, सहेली है ना, सहेली या सहेला याद रखोगे, पार्टनर, दोस्त जिसको बोलते हैं। सहेली, जैसे आप देखते होंगे दोस्त सहेली को पानी पूरी खाते हुए देखते होंगे, और पानी पूरी जब खाती है ना लड़की लोग, तो क्या होता है कि जैसे 2 पार्टनर है, 2 सहेली है, तो जैसे 20 रुपया का बिल बना तो 10 टका कहेगी तुम दो, 10 टका तुम दो, यानी दोनों आधा का शेयर करता है, यानी पार्टनरशिप करता है यहाँ पे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो साझेदारी से कौन बंधन बनेगा? सहसंयोजक बंधन बनेगा। यानी सहेली उदाहरण याद रखना आपको कि सहसंयोजक में आ रहा है। और तीसरा होता है एहसान कर दो किसी पर, तो मतलब उप सहसंयोजक बंधन। यानी जैसे ए परमाणु है, बी परमाणु है। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे अभी कोई हम पढ़ा रहे हैं, कोई भिखारी आया, 2 रुपया उसको दे दिए, तो अभी नहीं कहेंगे शीतला मंदिर के पास मेरा पैसा लो, दे दिए मतलब एहसान कर दिए। वो उनके सामने में मैं अमीर हूं, मेरे सामने में वो गरीब है, तब ना 2 रुपया दे दिए। यानी एहसान, एक परमाणु के पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और ये 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे को, तो इससे गरीब नहीं हुआ, इन दोनों के बीच बंधन बन गया। जो दिया उसको दाता परमाणु बोले, और जो लिया उसको ग्राही परमाणु बोलेंगे, तो ये दोनों के बीच बंधन बन गया। तो एहसान से उप सहसंयोजक बंधन बनता है। समझ में आ रही बात? तीनों बंधन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आयनिक बंधन होता क्या है, आयनिक ठोस होता क्या है, एक एक करके देखेंगे। आयनिक ठोस को, आयनिक सॉलिड को, वह ठोस जिसका अवयवी कण आयंस से होते हैं। आयंस का मतलब 2 प्रकार होते हैं आयंस, एक धनायन एक ऋणायन, यानी कैटायन एंड एनायन, और एक दूसरे से वे क्या आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसको आयनिक ठोस कहते हैं।
यानी आयनिक ठोस के अवयवी कण आयंस होते हैं और एक दूसरे से आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसको आयनिक ठोस कहते हैं। और देखो इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, दोज सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस दैट इज कैटायन एंड एनायन आर बॉन्डेड विथ आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड। जैसे देखो NaCl सोडियम धातु है, यह धातु है, धातु है, अधातु है, धातु है, धातु। आप कहेगा सर कैसे आप समझ रहे हैं धातु है, धातु है। धातु और अधातु के लिए एक चीज याद रखना कि नाम पढ़ो, जैसे सोडियम, पोटासियम, है ना, पोटासियम, सीजियम, सबके नाम के अंत में देखिएगा अम आ रहा, सोडियम अम, पोटासियम अम। तो जिसके नाम के अंत में अम लगा रहे वो समझिएगा धातु है। तो ये शुरू में अगर धातु है और तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी प्लस चार्ज होगा उस पर। तो ये रहा आपका आयनिक ठोस के उदाहरण। तो आपको आगे अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो इस सब जो है उदाहरण को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम भी ले लिए। चलो जल्दी से। अब इसकी विशेषताएं देखिए, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है ना। ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है ना। इसका नियत जालक संरचना होता है। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब NaCl अगर आपका आयनिक ठोस है, जब इसको ठोस अवस्था में लेंगे तो ये आयंस में नहीं टूटेगा, इसलिए ये विद्युत के हो गए कुचालक। विद्युत के क्या हो गए, कुचालक। जबकि यह पिघली हुई अवस्था या द्रवित अवस्था में यानी एक्वस कंडीशन में ये आयंस में टूट जाएगा, इसलिए ये इससे करंट पास करने लगेगा और ये विद्युत के हो जाएंगे सुचालक। जिससे करंट पास करेगा विद्युत के हो जाएंगे सुचालक। समझ गए, ये भी आप समझ गए। अब आते हैं धात्विक ठोस, 2 नंबर का आपका है धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड। क्या होता है, तो वे ठोस जिसका अवयवी कण धातु होते हैं तथा एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जितना भी धातु है जैसे जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब आपके धात्विक ठोस है। अब धात्विक ठोस की भी कुछ विशेषताएं हैं, आप उसको जान लो। धात्विक ठोस की देखो क्या क्या विशेषताएं आप जान लो। धात्विक ठोस की विशेषता है, ये ठोस मुलायम से कठोर होता है, मुलायम भी होता है, कठोर भी होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी धातु हैं ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होता है और ये प्राय आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, डक्टाइल और मेलिएबल नेचर का होता है। ये आपका मेटालिक सॉलिड का है ना कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आते हैं सहसंयोजक। अब आपके बीच आ गए हैं सहसंयोजक ठोस और इनको बड़ा अच्छा से समझना है क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे, वे ठोस जिसका अवयवी कण अधातु यानी सहसंयोजक ठोस बना होता है अधातु से और इसमें सहसंयोजक बंधन होता है, उसको बोलेंगे सहसंयोजक ठोस। यानी दोज सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल एंड बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। उसके वजह से इसका एग्जांपल याद रखना, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। अब इसकी विशेषता देखते हैं, ये अत्यंत कठोर भंगुर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। और वो नोट में लिख दिए ग्रेफाइट मुलायम होता है। इसका द्रव्यनांक जो है अत्यंत उच्च होता है। इसकी संरचना त्रिविमीय यानी 3D होता है, 3D संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। नेटवर्क ठोस कहने का ये मतलब है कि इसकी जो ये सब जो ठोस देख रहे हैं ये सब नेट के तरह, नेट मतलब होता है जाल, जाल नुमा संरचना होती है, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट में करंट पास करता है। आगे आप देखोगे क्यों विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके बीच मतलब आपको मैं इसको समझाने वाला हूं। ठीक, अब आते हैं हीरा और ग्रेफाइट में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आएंगे। चलिए जल्दी से एकदम शुरू करें। आप लोग एकदम तैयार रहिए, शुरू से अंत तक एकदम लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। देखिए हीरा, हीरा को इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। ये कार्बन के अपरूप होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप होता है। हीरा, इसमें कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है और ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 होता है। और इसकी आकृति चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होता है, जबकि इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल यानी षटकोणीय होता है। ये कठोर होते हैं, ये मुलायम होते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, अंतर भी लिख सकते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये हीरा जो है ना, शुद्ध हीरा जहरीला होता है, पॉइजन
पॉइजनस होता है, उसको जो है ना हीरा को चखने से मृत्यु हो सकती है और होती है। ये आपको देखो हीरा की संरचना है, यानी हीरा में कार्बन, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो 4 ऑर्बिटल को मिलाना होगा। और 4 ऑर्बिटल कौन कौन, s का 1 मिलेगा और p का 3 मिलेगा। तो यहाँ पर s, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, तो हमारा प्रसंकरण होगा sp3। जबकि इसमें जो है ग्रेफाइट की आकृति षष्टकोणीय होती है, यानी एक कार्बन इसमें अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 और कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4, यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 में से यहाँ चारों खर्चा हो गया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जबकि यहाँ 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ। इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है, बच गया, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के हो जाते हैं सुचालक। क्या हो जाता है, सुचालक होते हैं। और ये जो है इसमें देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है, जबकि इसमें 2 तरह का बॉन्ड लेंथ होता है, एक ये लेयर का लो और एक ये लेयर का, तो इसको 340 पिकोमीटर होता है और ये 141.5 पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -12 मीटर, यानी आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, यानी जब आपको हीरा और ग्रेफाइट में डिफरेंस लिखना होगा तब आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बने रहिएगा, अभी है इस पर, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग आगे बढ़े थे। आणविक ठोस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग तुरंत से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। एकदम देखिए बने रहिए। नाम है आणविक, अणु से बना होगा और अणु के बीच दुर्बल बल होगा। देखिए लिखा हुआ वेट हो जिसका अभियवी कण अणु होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक दूसरे से दुर्बल यानी वांडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसको बोलेंगे आयनिक ठोस, है ना। दो सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल होगा और बॉन्डेड विद वांडरवाल फोर्स नॉन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे जो भी मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा, जैसे अभियवी कण 3 प्रकार के होते हैं। ये जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण 3 टाइप्स के होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक आपका परमाणु होगा, एक परमाणु होगा और दूसरा आपका क्या होगा, अणु होगा और तीसरा आपका क्या होगा, आयन होगा। परमाणु, अणु और आयन। जैसे अभी आप अकेले हो, अकेले बैठे हुए हो, यानी अभी आप फैमिली से दूर हो, तो जो अकेला रहेगा उसको बोलेंगे परमाणु। जो दुकेला रहेगा यानी डबल रहेगा यानी ट्रिपल रहेगा, उसको बोलेंगे अणु। जैसे हाँ बड़ा मुस्कुरा रहे हो भैया, परमाणु हो का अणु हो, समझते हैं। तो आप लोग परमाणु और अणु में डिफरेंस समझ गए। और आयंस तो 2 प्रकार के, एक प्लस चार्ज होगा, दूसरा माइनस चार्ज होगा। तो देखिए अब अवयवी कणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय, नॉन पोलर, पोलर यानी ध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब एक एक करके सबको देखते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित क्या होते हैं। तो पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए कह रहा है वैसे आणविक ठोस जिसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं यानी नॉन पोलर होते हैं, जैसे I2, Cl2, H2, O2 इत्यादि ये सब। और इसकी समान स्थिति में ऐसे ठोस गैस या द्रव होते हैं और ये मुलायम होते हैं, विद्युत के अचालक यानी कुचालक होता है और इसका क्वथनांक जो है निम्न होता है। लेकिन ध्रुवीय कहेंगे तो उसका मोलिक्यूल्स डायपोल के तरह होगा, यानी ध्रुवीय होगा। डायपोल मतलब होता है द्विध्रुव, डायपोल की तरह होगा। जैसे HCl की बात करें तो H पर प्लस चार्ज हो जाएगा, Cl पर माइनस चार्ज हो जाएगा, लेकिन HCl के बीच जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, यानी यहाँ पर सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो ये आप कह सकते हैं इसको। और समान स्थिति में से पदार्थ गैस या द्रव होते हैं, इसके अवयवी कण वांडरवाल बल या द्विध्रुव बल यानी डायपोल इंटरेक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अध्रुवीय की तुलना में अधिक होता है। इससे पहले जो अध्रुवीय पड़े उससे अधिक होता है ध्रुवीय का। अब हाइड्रोजन बंधन बंधित आणविक ठोस क्या होता है, या अन्य लिखा गया है, आणविक ठोस होना चाहिए और जिसके बीच हाइड्रोजन बंधन रहता है। और हाइड्रोजन बंधन हम लोग करेंगे क्या, तो फोन लगाओ, FON, फोन। ये फोन ही हाइड्रोजन फोन लगाता है। अगर फोन लग जाए यानी हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रहे या ऑक्सीजन रहे या
नाइट्रोजन रहे, फ्लोरीन रहे, ये तीनों में से कोई रहे तो समझो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन रहे तो बनेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो बनेगा, हाइड्रोजन के साथ ये Cl नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी समान स्थिति में ऐसे ठोस वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है इससे पहले जो आप अध्रुवीय और ध्रुवीय पढ़े हैं उससे अधिक होता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा एकदम आप लोग भी एकदम मेरे साथ साथ एकदम करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आयनिक ठोस है? तो आयनिक ठोस जो आयंस के रूप में रहे, जैसे हीरा, हीरा सहसंयोजक ठोस है। बेंजीन अणु है, C6H6 होता है फॉर्मूला, ये आणविक ठोस हो गया। जिंक धातु है, धात्विक ठोस हो जाएगा। NaCl मिल गया, सोडियम तो D हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कौन धात्विक ठोस है? तो धात्विक ठोस जिंक हो जाएगा, 2 का B आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस में जैसे हीरा, हीरा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा भैया? हीरा हो जाएगा। एकदम आप लोग भी एकदम बोलते जाएंगे, इसमें हो जाएगा हीरा। इनमें से कौन आणविक ठोस है? अणु को ढूंढो, अणु, अणु कहाँ है तुम? हीरा नहीं होगा, जिंक धातु नहीं होगा, NaCl नहीं होगा, बेंजीन होगा, इसका C हो जाएगा। नेटवर्क ठोस कहा जाता है, हम बताए थे सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम नेटवर्क ठोस है। उसके बाद कह रहा है, इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन बनाता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, बनाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, बनाएगा। जॉल का फॉर्मूला H2O होता है, ये बनाएगा। यानी इनमें से सभी, यानी इनमें सभी हाइड्रोजन बंधन होगा, D ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम उड़ा देना है क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन, देखते हैं, इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? H2O में O है, बनाएगा। NH3 में है, बनाएगा। HCl में या Cl में फोन नहीं लगा, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका द्रव्यनांक उच्च होता है? तो द्रव्यनांक सबसे अधिक हो जाएगा आपका सहसंयोजक ठोस का। कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, तो A और B दोनों हो जाएगा। हीरा की आकृति होगी चतुष्फलकीय, आपको टेट्राहेड्रल बताया गया था। ग्रेफाइट की संरचना होती है, यानी द शेप ऑफ ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल, यानी षष्ठकोणीय। ये हमारा 10 का B हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग भी एकदम जल्दी बोलते बोलते जाएंगे। उसके बाद आते हैं, हीरे में कार्बन का प्रसंकरण होता है। हीरा में हम बताए थे sp3 होगा और ग्रेफाइट में sp2 होगा, तो ग्रेफाइट में sp2, हीरा में sp3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं सब लोग। इनमें से कौन विद्युत के सुचालक होते हैं? तो सुचालक होता है ग्रेफाइट। इनमें से कौन विद्युत के कुचालक होते हैं? कुचालक, 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 कुचालक हो जाएगा। तो इनमें हीरा भी हो जाएगा और लकड़ी भी हो जाएगा विद्युत के कुचालक, यानी इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। इनमें से कौन मुलायम होते हैं? मुलायम तो हीरा होता है। इनमें से कौन कठोर होता है? कठोर तो हीरा होता है। मुलायम ग्रेफाइट होता है और हीरा कठोर होते हैं। उसके बाद कहता है, ऐसा कौन सा ठोस है जो जल में घुलनशील होता है? तो हम तो शुरू में बताए थे आयनिक ठोस। क्या बताए थे? आयनिक ठोस आपके जल में घुलनशील होते हैं। अब आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 19 नंबर का क्वेश्चन अब आपके बीच आ गए हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन आयनिक ठोस है? तो NaCl देख लो, देख के आंसर ठीक रहेगा। ऐसा कौन सा ठोस है जो पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं? आयनिक ठोस हो जाएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपके NCERT का क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाना है। इंटेक्स क्वेश्चन है, इनको आप लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छी से दिख रहा होगा। चलिए, ठोस कठोर क्यों होते हैं तो बता देंगे आप, क्योंकि इसका अभी का नजदीक होते हैं। इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है? सेम वही आंसर देना है। और निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत करना है। पॉली, पॉली वाला वर्ड लगा रहे, अक्रिस्टलीय। नेप्थलीन क्रिस्टलीय, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलीय, टेफ्लॉन अक्रिस्टलीय होगा, पोटासियम नाइट्रेट क्रिस्टलीय होगा, सेलेफॉन ये आपका जो अक्रिस्टलीय होगा, पॉलीविनाइल पॉली लगा हुआ है अक्रिस्टलीय होगा, है ना। रेसा, रेसा अक्रिस्टलीय, कांच अक्रिस्टलीय, तांबा क्रिस्टलीय। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्योंकि कांच में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। और कहता है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है, यानी ज्ञात होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या वह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? एक बात आप बताओ, जिसका भौतिक गुण सभी अपवर्तनांक एक प्रकार का भौतिक गुण है, जिसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है, तो वो समदेशिक होगा। और समदेशिक होगा
होगा तो अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये 5 क्वेश्चन आप लोग बना के एकदम रखेंगे होमवर्क के तौर पर। मिलते हैं अगले क्लास में। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आप इसका लिंक आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, है ना। आपको, है ना, जिस तरह से आप मुझे एक्टिवेट करो, है ना, एक्सेलरेट करो, त्वरित करो, आपको करना होगा। और इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।